हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 32 साल का हो गया हूँ। आज मैं 32 साल का हो गया हूँ। आई टर्न 32 टुडे एंड नॉर्मली हम जब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट आई वाज नॉट दैट हैप्पी क्योंकि आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जब मैंने ये सवाल पूछा, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स फ्रॉम माई सेल्फ, तो एट दैट टाइम मुझे एक चीज़ याद आई, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। वो ये कि वी नेवर आस्क अवर सेल्फ अ क्वेश्चन कि वेयर डू वी सी अवर हेल्थ इन नेक्स्ट 10 ईयर। आज से 10 साल के बाद हम अपनी बॉडी को, हम अपनी सेहत को कहाँ देखते हैं? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लगता है कि हमें अपने आप से करना चाहिए। आमतौर पे हम अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर पे इतना फोकस रहते हैं कि हम अपने आप को जो है वो याद रखना भूल जाते हैं। हम अपनी सेहत के बारे में याद रखना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेज हमारी क्रॉस होती है, एक सर्टेन टाइम हमारा स्टेज का क्रॉस होता है, फिर जब हम खाना खाते हैं तो हमें दवाई चाहिए होती है। जब हम सो के उठते हैं तो हमें दवाई चाहिए होती है। और जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हमें दवाई चाहिए होती है। हम खाने से ज़्यादा फिर दवाई पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। उसका प्रॉब्लम ये है, उसकी वजह ये है कि हमने स्टार्ट में, जब हम अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल पीक पे थे, जब अपनी लाइफ़ के बिल्कुल पीक पे थे, तब हमने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हुए। हमने अपनी लाइफ़, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर हुए, अपने जॉब के लिए प्रिपेयर हुए, बिज़नेस के लिए प्रिपरेशन करी। हमें पता था कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या स्टेप्स हमने फ़ॉलो करने हैं। बट हमें ये नहीं पता था कि आज से 10 साल के बाद हमारी सेहत कैसी होगी और हमें कितनी दवाइयाँ खानी पड़ रही होंगी, राइट? तो दैट्स व्हाट आई आस्क्ड माई सेल्फ कि आज से 10 साल के बाद मैं अपनी सेहत को कहाँ देख रहा हूँ? और उसको नज़र में रखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब जवाब मिला। मैं जब स्कूल में था, तो उस टाइम नेशनल ज्योग्राफिक पे कोई साइंस का जो है वो, फिज़िक्स का कोई शो आया करता था। उसकी एक लाइन थी जो मेरे दिमाग में आज तक याद रहती। वो थी कि जो कुदरत का कानून है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है, वो हमेशा नीचे लाज़मी आती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन थी, जो मुझे हमेशा याद रही। तो इसको मैं यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ कि अभी हम अपनी लाइफ़ के पीक पे हैं और ऊपर जा रहे हैं, बट इसका ये मतलब है कि हमने लाज़मी नीचे भी आना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर जाते रहें और नीचे ना आएँ। तो हमारी सेहत, हमारी हेल्थ जिस तरह से लाइफ के पीक पे ऊपर जा रही है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं भी 32 का हूँ और मैं जिस तरह लाइफ में स्टेज पे ऊपर जाता जा रहा हूँ, मेरी सेहत और बेहतर होती जा रही है, स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। बट टाइम आएगा कि सेहत ने नीचे भी आना है, हेल्थ ने डाउन भी आना है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऊपर जाते हैं और डाउन बहुत तेज़ी से आते हैं। यूँ स्लो, 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 स्लो ऊपर गए और यूँ आते हैं डाउन बिल्कुल। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा डाउनफॉल है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्लो होना चाहिए। आई डू नॉट बिलीव कि हमें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए, कब हमारा बुलावा आ जाए। लेकिन हमें ये तो हमारे कंट्रोल में है कि जितनी भी ज़िंदगी हमारे पास है, कम से कम वो एक हेल्दी ज़िंदगी हो, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ़ हो, जिसमें हम हर चीज़ को, हर जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास मौजूद है, हम उसको एन्जॉय कर सकें। टिल द एंड, टिल आवर लास्ट ब्रेथ। तो उसी चीज़ को मैं हमेशा फ़ोकस में रखता हूँ और उसी यही बात मैं अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से और यूट्यूब पे आप लोगों से करने वाला हूँ कि वी शुड फ़ोकस ऑन आवर हेल्थ व्हेन वी आर एट द पीक, नॉट व्हेन वी आर डाउन, राइट? हमें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए तब जब हम बिल्कुल अपने उरूज पे हैं। तब सेहत का ख़्याल रखने का फ़ायदा नहीं होता जब हम नीचे आ रहे होते हैं। तो आई थिंक कि जब हम अपनी इस 30s में हैं, अगर आप अपनी 30s में हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं ये मेरी और 30s में हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना चाहिए जो है, और मुझे भी ये काम करना चाहिए कि हमें अपनी नींद को जो है ना प्रॉपर अटेंशन के साथ फ़ोकस में मैनेज करना चाहिए। हमारी जो नींद के 3 स्टेजेज़ ऑफ स्लीप होता है ना, हमें उसको पूरा करना चाहिए और उस 3 स्टेज ऑफ स्लीप को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 6 घंटे की नींद लाज़मी चाहिए ही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि एक तो वैसे ही इफ यू आर लिविंग अ सिटी लाइफ, अगर आप शहर में रहते हैं, ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो वैसे ही आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। 9 टू 5 जॉब है, फिर दोस्तों में जाना है, आउटिंग करनी है, नेटफ्लिक्स है, फिर सोशल मीडिया है, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, तो उन्होंने आपकी ज़िंदगी वैसी बहुत ज़्यादा टिपिकल की हुई है। और जब हम रात में सो रहे होते हैं, तो 2-3 घंटा हमारी स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। होपफुली कुछ लोग ये वीडियो रात में देख रहे होंगे और अपनी नींद को बर्बाद कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आज से मैंने ये इरादा किया है कि मैं अपनी नींद को बहुत ज़्यादा अटेंशन दूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर नींद मैं ले सकूँ।
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप सेल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सेल फ़ोन में बहुत स्क्रीन टाइम का एक ऑप्शन आता है, जाके देखें कि आप कौन-सी ऐप्स पे कितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फिर जो है वो अपनी वेल बीइंग का जो ऑप्शन आता है, उस पे जाके देखें और फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करें, कि आप अपने सेल फ़ोन पे कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, कौन से सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाते हैं और फिर ख़ास तौर पे किस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको मैनेज करें, तो हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरा प्रॉब्लम था कि मैं कई टाइम से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट वीडियोज़, रील्स देखता रहता था। तो जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि मैं जब देखता था कि जब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो 1-1, 2-2 घंटे तक जो है ना मेरी रील्स मैं देख रहा होता था। मुझे लगता था चलो 1 रील, 2 रील के बाद मैं वीडियो बंद कर दूँगा। लेकिन होता ये था कि टाइम देखा तो आधा घंटा गुज़र गया, टाइम देखा तो 1 घंटा गुज़र गया, 2 घंटा गुज़र गया। तो जिसकी वज़ह से मेरी नींद का जो टाइम है वो ख़राब होता था। तो जब सेल फ़ोन के मैंने ये इरादा किया है कि जब मैं सोने लगूँगा तो कम से कम 1 घंटा पहले अपना मोबाइल साइड में रख दूँगा। क्योंकि जो सेल फ़ोन की लाइट होती है वो हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। यूवी लाइट जो होती है, जो ब्लू कलर की जो हमारी सेल फ़ोन पे लाइट होती है, ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाती है। उसका सॉल्व करने का आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी सेल फ़ोन की ब्राइटनेस को बिल्कुल डिम रखें, ख़ास तौर पे रात में और सोने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले अपने सेल फ़ोन को साइड में रख दें। ये मैंने आज से प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। सेकंड चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ का ख़्याल रखें, वो ये है कि अपनी डाइट का ख़्याल रखें। ख़ास तौर पे हम लोग जो शहर में रहते हैं, हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हम रात में खाना बहुत देर से खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्टर्बिंग लाइफ़स्टाइल है, जिसका नुकसान हमें कुछ टाइम के बाद होगा। जब हम अपने लाइफ़ में जब पीक पे हैं, अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम डाउन आना शुरू होंगे, तब हमें इसका नुकसान पता चलेगा। मैं अक्सर अपनी क्लिनिक पे देखता हूँ कि बहुत सारे हमारी उम्र के लोग 30s में अपने जो है ना बेदे को लेके, अपने स्टमक को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उनको एसिडिटी रहती है, पेट जो है वो बाहर निकल जाता है, फैटी लिवर हुआ है, गैस्ट्राइटिस हुआ है और उनको पेट में गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी से अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 इयर्स? थिंक अबाउट इट, राइट? तो मैं हमेशा जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि क्लिनिक पे ज़्यादातर लोग जो एक सर्टेन ज़िंदगी गुज़ार चुके होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो हमेशा से वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, वो रहता है उनका मैदा। कि वो ठीक से ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को एन्जॉय नहीं कर पाते थे, वो ठीक से खाने को एन्जॉय नहीं कर पाते। प्रॉपर जो उनका दिल चाहता है खाना खाने का, वो खा नहीं पाते, क्योंकि उनका मैदा बहुत ख़राब रहता है या उनको भूख नहीं लगती या उनको कब्ज़ रहता है। वो हमेशा अपने मैदे को लेके परेशान रहते हैं, अपने एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो अभी से कोशिश करनी चाहिए मुझे और आपको कि हम रात का खाना ज़्यादा देर तक नहीं खाएँ, जल्दी खा लें और खाना खाने के बाद थोड़ी-सी वॉक करें। अपने स्टमक को, अपने लिवर को, अपने इंटेस्टाइन को थोड़ा टाइम दें कि वो उस खाने को डाइजेस्ट कर ले और उसके बाद जाके हम आराम करें, ताकि जब हम सोएँ तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी आराम कर रहे हों। इससे क्या होगा कि जब हमारा डाउनफॉल आ रहा होगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स इतना स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो स्पीड में नीचे नहीं आएँगे, बल्कि वो आराम-आराम से स्लो नीचे आएँगे एंड दे विल टेक देयर टाइम टू कम डाउन, राइट? तो इसी वजह से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी से इस चीज़ को चेंज करें। एक तो ये कि टाइम पे सोया करें और दूसरा अपने खाने पे बहुत फ़ोकस करें कि आप क्या खाते हैं। हमारी बहुत सारी डाइट इतनी ख़राब होती हैं, जो हमारे पूरे निज़ाम हज़्म को, हमारी पूरी बॉडी को इतना नुकसान पहुँचा रही होती हैं, कि हमें उसका अंदाज़ा जब हम 40 की एज क्रॉस कर लेते हैं, 40-45 प्लस हो जाते हैं, हमें तब होता है कि हमने कितनी खराब जो है वो डाइट का सामान रखा हुआ था। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि आप शुगर का इंटेक कम से कम कर दें। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि 40 की उम्र में आप 60 साल के ना लगें या 40 की उम्र में आप 60 साल के फ़ील ना कर रहे हों, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप मीठा को, किसी भी किस्म का जो शुगर है आपकी लाइफ़ में, उसको कम करना चाहिए, आपको भी और मुझे भी। आखिरी जो चीज़ है वो है हमारा थॉट प्रोसेस। हम अक्सर जो है वो इतना स्ट्रेस आउट रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। उसमें कुछ स्ट्रेस जो होता है वो ज़ाहिर-सी बात है बनता भी है, हम डिज़र्व भी करते हैं। हमारी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ज़िंदगी में, ऑफ़िस में कोई काम है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है जो बहुत ही बेकार सा होता है। लेट्स से कि आप बैठे हुए हैं, आप सेल फ़ोन चार्ज हो रहा है आपका और आपके फैमिली मेंबर ने आके वो सेल फ़ोन चार्ज से निकाल दिया और आपको गुस्सा आ जाता है। तो इस गुस्से को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है जिसने आपको कुछ बोल दिया और आपको बुरा लग गई ये बात। आप रोड पे चल रहे थे, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या गुस्से से देख लिया या इस तरह कोई इशारा कर दिया या गाड़ी आपकी बिल्कुल ठोकते-ठोकते बच गई। तो ये जो उस टाइम आपको गुस्सा आता है, जो बिला फ़ुज़ूल का गुस्सा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा गुस्सा जो डिज़र्व नहीं करता,
आपका अटेंशन डिज़र्व नहीं करता, आपका टाइम डिज़र्व नहीं करता, कम से कम उस गुस्से को आपको कम करना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखने में। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेन होगा, जितना ज़्यादा आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतनी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल देने वाला आपका ब्रेन है। आपके पूरे हाथ को, ये जो हाथ की मूवमेंट है, उसको मैनेज करने वाला आपका ब्रेन है। चीज़ों को याद रखने की सलाहियत जो है, ये भी आपको आपके ब्रेन से आती है। आप देखते हैं कि जब हमारा डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हम ठीक से खाना नहीं खा पाते, खाने को एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे हाथ पाँव में दर्द रहता है, हाथ काँपने लगते हैं। साथ-साथ हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमें लोग याद नहीं रहते, हमें लोगों के नाम याद नहीं रहते, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम चीज़ें रख के भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारी मेमोरी है, ये वीक होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके आपने अपने ब्रेन को इतना स्ट्रेस में रखा हुआ होता है, इतना परेशान रखा हुआ होता है, कि जब वो नीचे आना शुरू होता है, जब वो वाक़ई डाउन आ रहा होता है, तब उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती कि उस स्पीड को वो स्लो डाउन कर दे। तो हमने क्या रखना है कि अपने दिमाग का, अपने ज़हन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ताकि नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग रहे, एक्टिव रहे। और उसके लिए एक छोटी-सी टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि रोज़ाना आप कोई ना कोई वोकैब्युलरी याद करें या कोई न्यू लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। वो एक रिसर्च है, वो शो करती है कि अगर आप चाहते हैं ये काफ़ी टाइम तक आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी ऑब्जर्वेशंस स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको चाहिए कि आप एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, या फिर आप वोकैब्युलरीज़ जो हैं वो याद रखना शुरू कर दें। अलग-अलग वर्ड्स को जो है वो याद रखने की कोशिश करें, अपनी वोकैब्युलरी बैंक को इंक्रीज़ करें, नए-नए लफ्ज़ का जो है वो स्पेलिंग याद करें, उसकी मीनिंग को समझें, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ में लैंग्वेज क्लासेस के अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हुए होते हैं और अपना टाइम पास करने के लिए एक नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, फ्रेंच सीख रहे होते हैं, कोई चाइनीज़ सीख रहा है, कोई इटालियन सीख रहा है। उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग देयर यू कैन से मेमोरी स्किल्स, वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो सीख रहे होते हैं। तो मैंने ये खुद भी नोटिस किया है कि बहुत सारे एक सर्टेन एज के बाद हमारे एल्डर्स जो होते हैं, बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्कों के अंदर लैंग्वेज को जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी मेमोरी स्किल्स वीक रहे, उनकी सीखने की सलाहियत कंटिन्यू रहे। तो ये भी एक छोटी-सी स्किल है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दें और कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो चलते-फिरते सीखने की कोशिश करें। आज के दौर में तो लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो गया है। मैं आजकल अरबिक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी कोशिश करें कि कोई ना कोई लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है, उसको जो है वो थोड़ा बहुत उसकी कोई एक वोकैब्युलरी, कोई सेंटेंस, कोई लाइन रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखें, तो आपका ब्रेन इससे सीखने की एबिलिटी को मेंटेन रखेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद हम सीखना छोड़ देते हैं। हम अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, जॉब में बिज़ी हो जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम लर्निंग को छोड़ देते हैं। तो आपको जो है वो लर्निंग सीखनी चाहिए, बनिस्बत कि आप कोई काम सीख रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेहतर कर सकें, करियर ग्रोथ कर सकें, दैट इज़ अनदर थिंग। उसकी बात नहीं कर रहे। हम लर्निंग सीख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अपने दिमाग को सीखने की सलाहियत को मेंटेन रखने के लिए उसको चैलेंजेस दें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ बातें थी, जो मैं चाहता था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, और मैं पूरा पसीना-पसीना हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा एसी जो है वो ख़राब हुआ है और पंखे की आवाज़ से वीडियो की साउंड क्वालिटी तो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और मेरे पास माइक इतना अच्छा है नहीं कि मैं उसको मैनेज कर सकूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।